इतिहास में कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो हमारी सोच बदल कर रख देते हैं। आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ वह उनमें से ही एक है, जिन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डाओजर शी की कहानी, जिन्होंने लगभग 50 साल तक चाइना की सत्ता को संभाला और उस समय संभाला जब चाइना पर केवल मेल डोमिनेंस था। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मैं आपका दोस्त चिराग हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे डाओजर शी की कहानी। कौन थी ये महिला, क्या किया इसने, कैसे 50 साल तक चाइना की पूरी सत्ता को संभाल के रखा, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। डाओजर शी का जन्म चाइना में ही 29 नवंबर 1835 को हुआ, और क्योंकि वह बचपन से ही बहुत सुंदर थी तो उस समय के चाइना के राजा एम्परर जियानफेंग का उन पर मन आ गया और उन्होंने उन्हें अपना क्यूकम्बीन बना लिया। क्यूकम्बीन बनाना बहुत आम बात थी राजाओं के लिए, क्योंकि क्यूकम्बीन का मतलब उस समय था कि अगर कोई राजा किसी लड़की को पसंद कर लेता है तो वह उसके साथ एक फिजिकल रिलेशन बना लेता है, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करता। इसके बाद साल आया 1851 का, जब उन्होंने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जहां पर राजा अपने लिए पत्नी चुनने वाले थे, और उस समय शी और 60 लड़कियों के साथ कतार में ही खड़ी थी। और उस दिन उन 60 लड़कियों में से 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई थीं, उनमें से एक हमारी शी भी थी। ऐसे वह पहुंच गई राजा के हरम तक, और राजा के हरम में बहुत सारी रानियां थीं जिनका बहुत ज़्यादा सम्मान था वहाँ पर, और सबसे खास रानी थी राजा की एम्प्रेस सियान। हालांकि आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं पटती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो दोनों बहुत ही जल्दी आपस में दोस्त बन गए। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ रहा था, क्योंकि शी को बचपन से ही चाइनीज़ लिखनी और पढ़नी दोनों आती थी, तो वो एम्परर जियानफेंग की बहुत सारे स्टेट के कामों में मदद करती, लेटर्स पढ़ना, लेटर्स के जवाब देना। तो इस तरह से उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी कि चाइना के किस प्रोविंस में क्या प्रॉब्लम है, उसे कैसे सॉल्व करना है, मिनिस्टर से कैसे बात करनी है, कैसे पूरी डिप्लोमेसी चलती है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखी और वह और भी ज़्यादा जियानफेंग के करीब आने लगी। और फिर साल आया 1856 का, और 1856 को उन्होंने जियानफेंग के बेटे तोंगजी को जन्म दिया, और वह उस समय राजा जियानफेंग का इकलौता सर्वाइविंग सन था, क्योंकि और कोई भी बेटा उसका जिंदा नहीं बचा था। तो उनका कद जो था शी का तोंगजी होने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। ये सारी चीज़ें अच्छे चल रही थी, और साल आया 1860 का, और 1860 को राजा जियानफेंग ने उस समय के एक ब्रिटिश एनवॉय यानी कि ब्रिटेन देश के एक अधिकारी हैरी पार्क्स को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वह कुछ चीनी नागरिकों के साथ कुछ टॉर्चर कर रहे थे। इसकी भी एक अलग कहानी है जिसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और क्योंकि वह टॉर्चर कर रहे थे इसलिए उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। और ये होते ही ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत गुस्सा आया कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि किसी अंग्रेजी अधिकारी को चाइना की जैसी सरकार ने अरेस्ट किया, और उन्होंने गुस्से में आकर के चाइना के ऊपर हमला कर दिया। और ऐसे शुरू हो गया दूसरा एंग्लो चाइनीज वॉर, जिसमें चाइना की बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हार हुई और राजा को अपनी रानियों के साथ जान बचाकर बीजिंग छोड़कर भागना पड़ा, और भाग करके वे रेहे प्रोविंस में जाकर बस गए। और इधर उनकी मिलिट्री मरी रही थी कि शाम तक आते आते ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने राजा का बीजिंग का मेन जो पैलेस था, ओल्ड समर पैलेस, उसे पूरी तरह से खाक खाक करके रख दिया। जब यह खबर राजा जियानफेंग के पास पहुंची तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उनका जो मेन पैलेस था उसको फॉरेनर्स ने, यूरोपियंस ने इतनी बुरी तरह से जला दिया। और उस हार के बाद वह लगभग डिप्रेशन में चले गए और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने लगे, अल्कोहल लेने लगे, और बहुत बीमार भी रहने लगे। इसके बाद जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी तो उन्होंने अपने कोर्ट के जो सबसे अच्छे 8 अधिकारी थे उनको अपने पास बुलाकर उन्हें चाइना की पावर संभालने का हुक्म दे दिया, उन्हें रीजेंट बना दिया। रीजेंट शब्द का मतलब है कि जब तक उनका बेटा गद्दी नहीं संभाल लेता तब तक जितने बड़े फैसले हैं चाइना के वो मेन अधिकारी करेंगे, जिनमें से शुशुन थे, दुआन हुआ थे, और भी बहुत से अधिकारी थे जो उस समय राजा के सबसे खास कहे जाते थे।
और फिर जब ये हुआ, फिर राजा की तबीयत और ख़राब हुई, और राजा जब अपने आखिरी समय में थे तो उन्होंने जो शाही मोहर थी उसको रानी सिग्जी और सियान को पकड़ा करके उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अब ये बात कोई नहीं जानता था कि राजा ने वो सिजी को दिया है या सियान को दिया है या अपने बेटे टोंगजी को दिया है, लेकिन सिजी ने सबके सामने ये बात रखी कि राजा ये चाहते थे कि जब तक टोंगजी गद्दी नहीं संभाल लेते तब तक सारी सत्ता सिजी के हाथ में रहे। हालांकि इस बात पे किसी ने ज़्यादा यकीन नहीं किया, क्योंकि चाइनीज़ जो नियम थे उनके खिलाफ था कि कोई भी औरत इस चाइनीज़ पॉलिटिक्स में, सत्ता में बिल्कुल भी इंटरफियर करे। किसी को भी ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। और फाइनली 1861 में राजा जियानफेंग की डेथ हो जाती है। उस समय रानी सिग्जी की उम्र महज 26 साल थी और वह समझ चुकी थी कि अगर उन्होंने पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया तो हो सकता है कि उनके बेटे को ये गद्दी ना मिले। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी, लेकिन जो 8 रीजेंट्स थे, जो 8 मेन अधिकारी थे, वो हमेशा उन्हें रोकते टोकते कि आप कोर्ट में मत आया करिए, आप इसमें इंटरफियर मत करा करिए। तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो उन्होंने भी ये चीज़ समझी कि ऐसे तो उनका कोई कद, उनकी बात ही कोई नहीं सुनेगा, उन्हें अपनी छवि अलग ही बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना स्वीकार किया जिससे उनकी छवि और ज़्यादा बढ़ जाए, और ऐसे करते करते उन्होंने रानी सियान के साथ अलायंस कर ली। तब तक राजा जो थे वो, उनकी बॉडी जो थी वो रेहे प्रोविंस में ही थी। अब रेहे प्रोविंस से जो बॉडी थी वापस भी लानी थी, वापस बीजिंग में। तो धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया चल रही थी। सही मुहूर्त का इंतजार हो रहा था कि राजा की बॉडी लाई जाए। इसी बीच रानी सिजी ने क्या किया, जो राजा के छठे और सातवें भाई थे, प्रिंस गोंग और प्रिंस चुन को अपने साथ मिला लिया। प्रिंस गोंग और चुन चाइना की मेन सत्ता से, मेन सरकार से, मेन पावर से बहुत दूर थे, क्योंकि राजा जियानफेंग को ये डर था कि कहीं उनके भाई उनके ऊपर कभी हमला करके, तख्ता पलट करके कहीं उनसे पावर न छीन लें। तो उन्होंने उनकी मदद करी और उन्हें अपने साथ मिला लिया। और धीरे धीरे जब टाइम आया राजा को रेहे प्रोविंस से वापस बीजिंग लाने का, जब सही मुहूर्त आया तो वह भी बीजिंग गई, लेकिन वह जल्दी बीजिंग वापस पहुंच गई। और जो उनके मेन 8 अधिकारी थे वो धीरे धीरे बॉडी के साथ बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे। वह वहाँ बीजिंग में जल्दी पहुंच करके बहुत सारी प्लानिंग करना चाहती थी ताकि वह उन 8 अधिकारियों से बिल्कुल पीछा छुटा सकें। अब रानी सिजी, रानी सियान और प्रिंस गोंग एक टीम में आ चुके थे, एक साथ हो चुके थे। वह चाहते थे कि हम ये 8 रीजेंट हैं जिनको शुशुन और दुआन हुआ ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इनको हम कैसे भी करके मेन पावर से दूर करें, क्योंकि इनके रहते हम कभी भी सत्ता नहीं संभाल पाएंगे। और फिर फाइनली उन्होंने जब प्लानिंग करी तो जब ये लोग वापस आए तो उन्होंने ये कह दिया कि इन 8 अधिकारियों ने मिल करके ही राजा को मरवाया था। इन 8 अधिकारियों ने यूरोपियंस के साथ दोस्ती कर ली थी और हमारे साथ दुश्मनी करी है, विश्वासघात किया है, देशद्रोह किया है और बहुत सारे आरोप लगा करके उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी करी। क्योंकि अब प्रिंस गोंग भी उनके साथ थे तो वो भी इन सब में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे थे। और प्रिंस गोंग ने यहाँ तक कह डाला कि हमें तो ये लगता है कि प्रिंस शुशुन को एक टॉर्चरस डेथ देनी चाहिए, जो कि उस समय चाइना में चला करती थी स्लो स्लाइसिंग डेथ जो होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, शरीर का एक एक पार्ट काटा जाता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चरस डेथ। तो वो ये कह रहे थे कि शुशुन को तो यही डेथ मिलनी चाहिए। लेकिन अपनी कद, अपनी छवि को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए रानी सिजी ने यह कह दिया कि नहीं नहीं भाई, ये तो हमारे अपने लोग हैं, हमारे परिवार के हैं, तो हम इन्हें ऐसी टॉर्चरस डेथ नहीं देंगे, हम इन्हें सीधी डेथ देंगे। और ज़्यादा अपनी छवि अच्छी करने के चक्कर में उन्होंने केवल 3 अधिकारियों को मौत की सज़ा दे दी, बाकी को हाउस अरेस्ट या फिर उनकी पावर सारी छीन ली। और ऐसे करके उन्होंने अपने जो मेन 8 दुश्मन थे उनको अलग कर दिया। रानी सियान जो थी, उन्हें इतना ज़्यादा राजनीति से कोई खास फर्क पड़ता नहीं था, बस वह रानी सिजी के साथ रहती क्योंकि उन्हें रिस्पेक्ट जब मिलती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन रानी सिजी पॉलिटिक्स की पावर को बहुत अच्छे से समझती थी। उन 8 अधिकारियों के जाने के बाद उन्होंने प्रिंस गोंग को भी रीजेंट का दर्जा दे दिया कि जब तक टोंगजी जो है वो सत्ता नहीं संभाल लेते तब तक ये भी मेरी मदद करेंगे चाइना की गवर्नमेंट को संभालने में। ये सब होने के बाद भी इतना ज़्यादा सिजी की नहीं सुनी जाती थी, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी कोर्ट थी, रॉयल कोर्ट, ग्रैंड काउंसिल हुआ करती थी, जहाँ पे और भी बड़े अधिकारी मिल करके चाइना के जितने बड़े डिप्लोमेटिक डिसीजंस हैं वो लिया करते थे। तब अब इन्होंने, जो सिजी हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया राजा के दिए हुए स्टैम्प का और उन्होंने यह नियम पारित कर दिया कि कोई भी नियम रानी सिजी की परमिशन के बिना पास नहीं होगा। और ऐसे करके जब कोई भी नया बिल आता तो पहले वो ग्रैंड काउंसिल में डिस्कस किया जाता और जब वो फाइनल हो जाता तो उसे प्रिंस गोंग फाइनल करते और प्रिंस गोंग भी जब फाइनल कर लेते तब
रानी सीजी के पास जाता और फिर वो जा करके फाइनल होता। तो ऐसे करके रानी सीजी अपना कद धीरे धीरे बढ़ाती जा रही थी। ये सब होने के बाद उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि चाइना अभी भी उस हालत में है नहीं कि वो आसानी से पॉलिटिक्स संभाल सकें, क्योंकि चाइना सबसे बड़े दो खतरों से जो सामना कर रहा था वो एक इंटरनल इशू था और एक एक्सटर्नल इशू। एक्सटर्नल इशू ये था कि फॉरेनर्स हमेशा घात लगाए रहते थे और वह ये चाहते थे कि कभी भी मौका मिले और हम चाइना के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लें। तो उन्हें खतरा लगता था और उनके खुद के देश के अंदर भी बहुत जगह रेबिलियन चल रहे थे। टाइपिंग रेबिलियन वो रेबिलियंस थे जो ये चाहते थे कि चाइना को एक क्रिश्चियन स्टेट बना देना चाहिए, सभी को क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी चाहिए, यानी एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन देश बनाना चाहते थे चाइना को। तो वो भी बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा रहे थे चाइना के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें उस समय चल रही थी। इसके बाद अपनी पावर और बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने चाइना के दो बड़े ऑफिसर्स जो थे उनको अपने साथ मिला लिया। एक का नाम था किंग यिंग, जो कि मिलिट्री ऑफिसर थे जिन्होंने रिश्वत दे करके जो मिलिट्री में रह रहे थे, और एक दूसरे थे गी क्विंग जो थे वो वाइसरॉय थे एक चाइना के प्रोविंस के, और इतने ज़्यादा डरपोक आदमी थे कि जब टाइपिंग रेबल्स उनके प्रोविंस में पहुंची तो वह अपनी जान बचा करके भाग गए और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वहाँ के आम लोगों का क्या होगा। तो ऐसे दो लोगों को उन्होंने अपना खास अधिकारी बनाया और उनको साथ लेकर के वह पावर कंट्रोल करती रहीं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे बदलाव भी करे। धीरे धीरे उन्होंने एक नए इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी, जोंगली येमेन नाम का, जो कि बस उनका एक ही काम था कि वो फॉरेन अफेयर्स देखेंगी, फॉरेनर से बात कैसे करना है, क्या करना है, कैसे हम उन्हें कंट्रोल करके रख सकते हैं, ये करने का सोचा। इसके अलावा वो समझ रही थी कि उन्हें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मिलिट्री के भी ऊपर उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया। और 1862 के अंदर उन्होंने एक नया इंस्टीट्यूट की स्थापना करी, तोंगवेन गुआन नाम का, जिसमें फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन ये सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी। इसके अलावा हालांकि वह बहुत कंजर्वेटिव सोच की थी, लेकिन उस समय चाइना को बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत थी, तो वह बड़े बड़े स्टेप्स ले रही थी। इसके अलावा कुछ उन्होंने ऑफिसर्स को भी इस बार तैनात किया, कुछ उनके मेन ऑफिसर्स को, कि वह जा करके थोड़ा सा, क्योंकि उस समय चाइना जो थी वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी खेती पे डिपेंड थी। वह ये चाहती थी कि यूरोपियंस का टक्कर लेने के लिए हमें थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेगी। तो चाइना के बहुत सारे प्रोविंस में इंडस्ट्रीज़ लगाने का भी उन्होंने सोचा। और कुछ बच्चों को चाइनीज सरकार पैसा देगी, वो यूएस से जा करके सोच लेकर के आए, टेक्नोलॉजी लेकर के आए और यहाँ पे आकर के इम्प्लीमेंट करके चाइना को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं। इसके बाद उस कोर्ट में जो मांचू इलीट थी, मांचू इलीट का मतलब है जो मंचूरिया के रहने वाले जो अधिकारी थे, उनका बहुत ज़्यादा दबदबा था। तो वह ये नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके लिए एक मुसीबत बन के सामने आए। तो उन्होंने नेटिव लोग हैं जो चाइना के, हान चाइनीज़ उन्हें कहा जाता है, उन्हें पावर्स देनी शुरू कर दी, ताकि वो लोग जिन्हें वह पावर दे रही हैं वह हमेशा उनकी गुलामी में रहें। और धीरे धीरे करके उन्होंने जेंग गुआफन को जो आर्मी है उसका कंट्रोल दे दिया और उनको एक काम सौंप दिया कि आप टाइपिंग रेबिलियंस को पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। और जब जेंग गुआफन प्रिंस गोंग के साथ जा करके उन्होंने टाइपिंग रेबिलियंस के साथ लड़ाई करी और उन्हें हरा दिया, तो उन्होंने जेंग गुआफन और प्रिंस गोंग को सबको बहुत बड़े बड़े टाइटल और उपाधियाँ दी। और ऐसे करके फिर धीरे धीरे कहानी चल रही थी और प्रिंस गोंग जो थे, जो राजा के भाई थे, उनकी छवि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और फिर रानी को अपने लिए फिर से खतरा दिखाई देने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पावर इन्हें मिल जाए। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि एक छोटे से आदमी जो था, छोटा सा अधिकारी था, कोर्ट में केस करवा दिया कि जो प्रिंस गोंग है वो करप्शन करते हैं, घूस लेते हैं, और यहाँ तक कि जो छोटे राजा हैं तोंगजी, उस समय उनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, उनकी बुराई करते हैं और उनके खिलाफ बहुत सारी साजिशें रच रहे हैं। और ऐसा करके उन्होंने वह कोर्ट में गई सीजी और उन्होंने जितनी पावर्स थी वो सारी पावर्स जो थी वो छीन ली प्रिंस गोंग से। और इसके बाद प्रिंस गोंग को भी समझ में आ गया कि जिनका वो सपोर्ट कर रहा था इतनी देर से, कि वह कितनी शातिर महिला है। इसके बाद हालांकि वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनके सारे टाइटल, उनके सारे पावर्स चली गई थी। तो उनके जो छोटे भाई थे उन सब ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप उन्हें पावर पे लाइए। जो उनके समर्थक बहुत सारे बन गए थे ग्रैंड काउंसिल में, उन्होंने कहा वापस लाइए। और जब खुद प्रिंस गोंग कोर्ट के सामने आंसुओं में रोने लगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो रानी ने भी सोचा ये तो रोंदू टाइप का आदमी है, इसके चक्कर में क्यों डरना, और उसको फाइनली कुछ थोड़े बहुत पावर्स के साथ वापस बुला लिया कि अब ये टाइम पर अपने उसमें लिमिट में रहेगा और हमें कभी भी चैलेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो मैं आपको मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम आगे की बातें कवर करेंगे
कि कैसे डाओजर शीजी के जो बेटे हैं उन्होंने गद्दी संभाली और 20 साल से पहले उनकी डेथ हो गई, कैसे उन्होंने उसके लिए बहू चुनी, और बहुत सारी इश्यूज़ के ऊपर हम और बात करेंगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब पे दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखते रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों।